Hello friends, this is Mohit Kumar and today we are going to start our next book, that is India, People and Economy. We have already discussed 4 chapters of the book Fundamental of Human Geography. Now we are going to start our first chapter of this book. देखिए, जैसे उस जो हमारी दूसरी बुक थी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें हमने जो भी पढ़ा वो सब वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में था। अब इस बुक में हम जो भी पढ़ेंगे वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रहेगा। तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है कि सर क्वेश्चन हमको पता नहीं चलता है कि कौन सी बुक से आया हुआ है। तो बस आप वर्ल्ड और इंडिया का वर्ड वहाँ पर फाउंड करेंगे और वो समझ जाएंगे कि ये इस बुक से है या उस बुक से है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत रहती है क्योंकि कुछ सिमिलैरिटी है इसमें, कुछ जैसे पॉपुलेशन के चैप्टर है, ह्यूमन डेवलपमेंट का चैप्टर है, तो यहाँ कुछ सिमिलैरिटी आ जाती है इस दोनों बुक्स में, लेकिन वो जैसे आप पढ़ते रहेंगे तो वो दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। तो ये सभी एक ही चैप्टर में है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिए स्टार्टिंग में इसके कुछ फैक्ट्स हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। India is the second most populous country after China in the world with its total population of 1210 million in 2011 and 102.8 crore or 1.1028 million in 2001। तो आप देखिए कि आपको पता ही होगा सभी को कि भारत जो है वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है चाइना के बाद पॉपुलेशन के अगर हिसाब से देखा जाए। और भारत की जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो कितनी है, 1210 मिलियन, या आप कह सकते हो 1.21 बिलियन या 121 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं। द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872। तो भारत में जो पहला जो जनगणना हुई थी, जो सेंसस हुआ था पॉपुलेशन का, वो 1872 में हुआ था, बट इट वाज नॉट ऑल इन ऑल द कंट्री। पर ये जो है एक रेगुलर वे में भी नहीं हुआ था और ये पूरे देश में भी नहीं हुआ था, कुछ पार्ट्स में हुआ था भारत के। तो ये 1872 में हुआ था। इसके बाद जो हुआ था, जो भारत का कंप्लीट सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। ये ऑल ओवर द इंडिया हुआ था और जो है रेगुलर हुआ था, यानी कि इसके जस्ट बाद 10 साल बाद फिर अगला सेंसस 1891 में, फिर 1901 में, 1911 में और 1921 में। तो इस तरह से ये जो सेंसस जो था वो रेगुलर होना शुरू हो गया था और एक कंप्लीट सेंसस हुआ था। तो आपको एग्ज़ाम में MCQs के फॉर्म में पूछ सकता है, ऑप्शन में आपको ज़रूर दोनों ही मिलेंगे, 1872 और 1881 की आपसे पूछ सकता है फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हेल्ड हुआ था। तो आप जो वहाँ पर ऑप्शन चूज़ करेंगे वो 1881 रहेगा। अब अगला हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो आज का वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो द पैटर्न ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाईली अनइवन इन इंडिया। देखो हमने जो दूसरी बुक थी वहाँ पर हमने वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, तब हमने बताया था कि वर्ल्ड का पैटर्न कैसा है, अनइवन है, और वो कैसे है कि वो जो 90% जो पॉपुलेशन है वो 10% जो एरिया में रहती है ना, और वाइसा वर्सा। इसी तरह से हमने बताया था कि कुछ 10 कंट्रीज़ में लगभग 60% पॉपुलेशन रहती है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर अब इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में किस तरह से अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिया का जो पैटर्न है पॉपुलेशन का, किस तरह से पॉपुलेशन जो है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें देखते हैं द परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज़ में यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री शोज़ दैट उत्तर प्रदेश हैज़ द हाई पॉपुलेशन फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो अगर हम देखते हैं भारत का परसेंटेज शेयर देखते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लगभग इस 19 पॉइंट समथिंग करोड़ जो है पॉपुलेशन रही थी 2011 में, जो आज बढ़कर 24 करोड़ के आसपास हो चुकी होगी। तो सबसे पहले जो आता है स्टेट में हमारे उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, थर्ड बिहार है, फोर्थ वेस्ट बंगाल है। तो आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट 2 याद हमेशा रखिए आप, जो है पहले 2 कौन से हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यूपी फर्स्ट है, महाराष्ट्र, बिहार एंड द वेस्ट बंगाल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड है। आगे चलते हैं। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश
along with Tamil Nadu, TN for Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Rajasthan, कर्नाटका एंड गुजरात अकाउंट्स फॉर अबाउट 76% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देखिए ये पूरी जो 10 स्टेट्स हैं भारत की, इसमें भारत की 76% पॉपुलेशन रहती है। तो आप देख लीजिएगा, इसको देख लें, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात। देखो अब ये जो आंध्र प्रदेश है वो तो ये इसके अंदर जो है लगभग जो है तेलंगाना को जोड़ कर ही बता दिया है किस्म से, तो आप देख सकते हो इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द अदर हैंड शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी स्मॉल इन द स्टेट्स लाइक, देखो अब ये यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा है स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, पर आपको पता है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गया, ना कि वो स्टेट है। तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, है ना, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज लाइक जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इन स्पाइट ऑफ दीज स्टेट्स हैविंग फेयरली लार्ज जोग्राफिकल एरिया। मतलब ये वो एरिया है जहाँ पर इतनी स्मॉल पॉपुलेशन रहती है लेकिन इतना बड़ा एरिया ये रखते हैं, कवर करते हैं। जम्मू कश्मीर का एरिया बहुत बड़ा है, अरुणाचल प्रदेश भी एक अच्छा एरिया रखता है, तो इन इतने बड़े एरिया के बावजूद भी यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है। यानी कि ये दिखा रहा है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे जो पॉपुलेशन है। तो ये आपका रहेगा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेजर फैक्टर डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो अब मेजर फैक्टर कौन कौन से हैं जो हमारा देश का जो पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का पॉपुलेशन का, उसको निर्धारित करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। तो ऐसे फैक्टर दो हैं यहाँ पर बताया आपकी बुक में, फिजिकल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। तो दो फैक्टर बताए हैं, फिजिकल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर, जो किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको डिटरमाइन करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं। अब देखो पहला हम बात कर लेते हैं फिजिकल फैक्टर की। एज फार एज फिजिकल फैक्टर आर कंसर्न, इट इज़ क्लियर दैट क्लाइमेट अलॉन्ग विद टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लार्जली डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सीधा सा बात है कि फिजिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा मतलब अफेक्ट करता है किसी भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि उसका जो फिजिकल फैक्टर में क्या आता है, हमारा जो टेरेन आता है, टेरेन मतलब जो हमारा जो उच्चावच है, धरातल है, जो हमारा जो ऊंचा नीचा है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, तो टेरेन कैसा है, वो धरातल कैसा, सरफेस कैसा है, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो ये जो फैक्टर हैं ये फिजिकल फैक्टर हैं और ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करते हैं पॉपुलेशन, क्योंकि देखो हमारी जो स्टार्टिंग पॉपुलेशन भी जो आई थी वो लगभग जो है जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी थी वहीं पर ही वो वहाँ पर रुकी थी। तो वाटर की अवेलेबिलिटी है और जो टेरेन है बहुत ज़्यादा ऊपर इलाकों में भी पॉपुलेशन कम रहती है। आप देखो पहाड़ी इलाकों में बहुत कम पॉपुलेशन रहती है ना। तो इस तरह से ये हमारा जो फिजिकल फैक्टर है इसको डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल हम देखें, देखो आपसे यही पूछा जा सकता है जो आपका जो कौन से डिटरमाइन फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को डिटरमाइन करते, कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को डिटरमाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो आपको एग्जांपल्स के साथ बताना होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडियन प्लेन, डेल्टाज, कोस्टल प्लेन हैव हायर proportion ऑफ पॉपुलेशन देन द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न सेंट्रल स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स। देखो जिसका एग्जांपल ये है कि हमारे जितना भी नर्दर्न प्लेन है, जो प्लेन एरिया है जहाँ पे टेरेन प्लेन है, और इसके अलावा वहाँ पर अवेलेबिलिटी भी होगी, वहाँ पे देखो बहुत सारी रिवर्स आती हैं, वहाँ पे गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, इस तरह से बहुत सारी रिवर जो है नॉर्दर्न प्लेन को अपना पानी देती हैं और उससे जो है वहाँ पर फर्टाइल सॉइल होती है। तो इस तरह से जो है ये जो एरियाज़ है नदर्न प्लेन का डेल्टा है, कोस्टल प्लेन्स जो है जितने भी प्लेन एरिया हैं जो कोस्ट के ऊपर जो हमारे प्लेन एरिया हैं तो वो हो गए, और वहाँ पर क्या है पॉपुलेशन का हाई प्रोपोर्शन है। जबकि उसके अगर आप कंपैरिजन में देखा जाए तो जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट हैं सदर्न एंड सेंट्रल स्टेट्स की या फिर हिमालयन की स्टेट्स की, तो वहाँ पर पॉपुलेशन क्या है वो कम पाई जाती है। आगे चलते हैं। However, development of irrigation, availability of mineral and energy resources, and development of transport network have resulted in a moderate to high concentration of population in area which were previously very thinly populated. तो देखो ऐसे भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर मतलब जो टेरेन के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से जहाँ पर पहले पॉपुलेशन बहुत कम रहती थी। अब जैसे इरिगेशन के हिसाब से अगर हम देखें राजस्थान, तो राजस्थान का जो इंदिरा गांधी हमारी कैनाल आई है जिसको हम इसी बुक में आगे पढ़ेंगे 9th चैप्टर में शायद, तो उसमें इंदिरा गांधी कैनाल के आने से वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी हो गई। जितने भी वेस्टर्न इलाके हैं
राजस्थान के, वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होने के कारण वहाँ पर पॉपुलेशन अब बहुत ज़्यादा होने लगी है। एक किस्म से जो पहले बहुत कम पॉपुलेशन थी वहाँ बढ़ गई है पॉपुलेशन। इसी तरह से जो मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज जहाँ पर निकल गए झारखंड में, जहाँ पहले बहुत कम पॉपुलेशन थी, लेकिन जैसे ही मिनरल और निकलने यहाँ पर बहुत सारी माइनिंग शुरू हो गई, फिर इंडस्ट्रियाँ लग गई, तो इस तरह से यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। और डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जितना भी पेनिनसुलर इंडिया है हमारा, पहले वो ऊंचा इलाका होता था क्योंकि उसके ऊपर हम खेती नहीं कर सकते थे, बहुत ही उसकी हार्ड रॉक्स होती हैं। तो लेकिन जैसे ही वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आई, तो वैसे ही वहाँ पर जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो बढ़ने लगा, जो पहले कम हुआ करता था। अब देखो मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया है, इसको हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किस कारण से जो है पेनिनसुलर स्टेट्स में पॉपुलेशन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो बड़ा है। तो उसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इरिगेशन है ना, और मिनरल्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए पेनिनसुलर जो हमारा स्टेट्स हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा वो किसके कारण बढ़ा था, वो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के कारण बढ़ा था। और झारखंड में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के कारण, और इसी तरह से राजस्थान में इरिगेशन के कारण, जो इंदिरा गांधी कैनाल जो हमारी वहाँ पर आई थी। तो ये क्वेश्चन आया है इसी में से निकल कर, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है आपके लिए, तो आप इसको ध्यान रखना। तो ये कारण रहे हैं। अब इसके दूसरा जो फैक्टर है ये था फिजिकल फैक्टर। इसका जो दूसरा फैक्टर है वो सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर है। दिस इंक्लूड्स इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो ये सारे फैक्टर इसके अंदर आते हैं। अगर हम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक तो सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कि एक तो एग्रीकल्चर सेटल्ड हो गई वहाँ पर और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो गया। दूसरा पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, वहाँ पे बहुत सारी मतलब ह्यूमन सेटलमेंट्स आ गई, तो वो भी एक कारण है। उसका स्वरूप चेंज हो गया, एक किस्म से पैटर्न चेंज हो गया। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन हो गया। तो ये क्या है, ये सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं। अब इसमें हम देखते हैं आगे। इवन थो द यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड वाटर in plain region have shown the sign of degradation, still the concentration of population remains high. This is because of an early history of human settlements and development of transport network. देखो जैसे हम देख रहे हैं कि इवन तो द यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड वाटर इन प्लेन रीजन्स हैव शोन द साइन ऑफ डिग्रेडेशन। देखो अब जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारे प्लेन एरिया हैं, जैसे यूपी का एरिया, बिहार का एरिया, यहाँ पर मतलब अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ हो रहा है, मतलब जो लैंड है वो डिग्रेड होती जा रही है। उसके बावजूद भी वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। कि अब देखो जैसे जैसे अब साइंस आ रहे हैं हमारे सामने कि वहाँ पे जो है लैंड हो गया या पानी है उसकी कमी होती जा रही है, जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम होता जा रहा है, लैंड का भी डिग्रेडेशन होता जा रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है। वो क्यों है? दिस इज़ बिकॉज एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। क्योंकि सबसे पहले जो अर्ली हिस्टोरिकल जो फैक्टर है कि जो हिस्ट्री में अगर जो लोग आकर बसे थे वो सबसे पहले इन्हीं जो रिवर वैलीज़ हैं उनके आसपास ही आकर बसे थे। और डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और बहुत सारा देखो आप प्लेन एरिया है तो वहाँ पर अच्छे से रेल रोड बिछा सकते हैं, तो उसके कारण भी जो है आज वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो एक ये कारण हो गया। आगे बढ़ते हैं। On the other hand, the urban region of Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Pune, Ahmedabad, Chennai and Jaipur have high concentration of population due to industrial development and urbanization. अब देखो दूसरी तरफ अगर हम देखें जो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है। और वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन बढ़ा है, अर्बन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से मतलब बढ़ रही है वहाँ पर। और इसके अलावा जो है अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। और ये सब कारण जो रहे हैं वहाँ पर। दूसरा सबसे बड़ा कारण यहाँ पे क्या है? रूरल अर्बन माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सारे कौन से फैक्टर हैं? सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर हैं। तो ये सब कारण जो है ये जो फैक्टर्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं हमारे इंडिया की पॉपुलेशन के पैटर्न को, जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा इसको, विद एग्जांपल्स आपसे पूछ सकता है। तो ये होता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं।
देखो हमारा जो अभी 2011 का जो सेंसस हुआ है 2011 का, वो हमारा 15th इंडियन सेंसस है, 15वीं बार जो हमारी जनगणना हुई है अगर आप इसको काउंट करेंगे तो टोटल। और अगर हम इंडिपेंडेंट स्टेट की अगर बात करें तो 7वीं बार हुई है, क्योंकि 1947 के बाद 1951 से लेकर और आज तक 7वीं बार जो हमारा सेंसस हो चुका है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे आपकी बुक में नहीं है लेकिन कभी पूछ भी ले आपसे तो, वैसे क्योंकि ये बुक के अंदर नहीं है तो शायद चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर, आप देख लीजिएगा, कोई इतना इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। अब हाईएस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से और हाईएस्ट साइज़ के हिसाब से जो स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी हैं, तो वो आपसे बुक में पूछ रखा है बॉक्स के अंदर, तो मैंने वो सब के सब लिख दिए हैं। मैंने 3-3 स्टेट लिख दी हैं, आप सिर्फ एक ही याद कर लेना, मेरे ख्याल तो एनफ रहेगा, बाकी 2 कर लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है? यूपी एंड महाराष्ट्र, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दूसरे पर महाराष्ट्र में है। लोएस्ट की बात करें तो सिक्किम है और मिज़ोरम है, आगे अरुणाचल प्रदेश भी है, वहाँ पे बिहार भी है, लेकिन आप 2 ही याद कर लेना तो भी अच्छा है। और ये स्टेट्स की बात हो रही है सिर्फ। अब बात करेंगे यूनियन टेरिटरी की, तो हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दिल्ली है, फिर जम्मू कश्मीर है एंड पुदुचेरी। आपको पता होगा भारत में अब जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। तो अब कुछ डाटा चेंज हो गए हैं, ये जो आपकी बुक्स हैं इसमें वो नए डाटा नहीं है, तो मैंने इसके अंदर कुछ नया डाटा इंक्लूड कर दिया है जो आपके लिए मतलब समझने में आसानी रहेगा, दिक्कत कम रहेगा आपके लिए। तो क्या है जो है लोएस्ट पॉपुलेशन, जो हाईएस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी जो है वो दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर है। आपको पता होगा हमारे भारत में अब 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है ना। अब 8 यूनियन टेरिटरी कैसे हो गई? 2 और बन गई, 7 तो पहले थी, 2 और होगी तो 9 गई किस हिसाब से, लेकिन 9 नहीं हुई क्योंकि दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली को इनको मर्ज कर दिया गया, इनको कंबाइन कर दिया गया, तो अब वो एक ही हो गया है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव एक ही यूनियन टेरिटरी बन गई है, जबकि 2 और आ गई, वो 7 थी वो 6 हो गई, और 2 और आ गई हमारी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो 8 टोटल यूनियन टेरिटरी हैं। तो लोएस्ट पॉपुलेशन किस में है? लक्षद्वीप और लद्दाख में है। लार्जेस्ट साइज़ की अगर हम बात करें तो राजस्थान जो है एरिया के हिसाब से, अब यहाँ पे साइज़ की बात है तो मतलब एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट साइज़ किस में है, तो वो है राजस्थान में और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो राजस्थान सबसे बड़ा हमारा स्टेट है इंडिया का। इसके बाद अगर हम स्मॉलेस्ट साइज़ की बात करें स्टेट्स में, तो गोवा और सिक्किम जो है वो स्मॉलेस्ट हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें यूटीज़ के बारे में, तो यूटीज़ में लद्दाख जो है सबसे बड़ी यूटी। देखो अब इससे पहले जो था अंडमान निकोबार आइलैंड था, लेकिन अब क्या हो गया, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों हो गए। पहले पे लद्दाख हो गया, दूसरे पे जम्मू कश्मीर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट इन साइज यूटीज़ कौन सी है, तो लक्षद्वीप जो है स्मॉलेस्ट है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, फिर इनका ऐसे नंबर आएगा। देखो अब आपसे जो है मैं इसको थोड़ा सा कंबाइन कर लेता हूँ कि हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब ऐसी कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, तो उसमें भी हाईएस्ट कौन सा रहेगा? यूपी ही रहेगा, चाहे उसमें यूनियन टेरिटरी भी ऐड होगी। मैंने अभी यहाँ पे आपको अलग अलग बता दिया स्टेट और यूनियन टेरिटरी का, लेकिन अगर आपसे इकट्ठा पूछ लिया जाए, अगर वहाँ पे स्लैश करके यूटी भी लिखा हो, तो कई बार होता है कि उसमें यूटी का आंसर होता है, तो वो कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखो तो हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो यूपी ही रहेगी। अच्छा, लोएस्ट पॉपुलस स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन सी आएगी, तो वहाँ पे स्टेट सिक्किम नहीं आएगा, तो वहाँ पे लक्षद्वीप आएगा, जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन है इंडिया में। अगर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी के दोनों को देखें तो 64,400 कुछ जो है पॉपुलेशन है लक्षद्वीप की, तो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन किस में है? लक्षद्वीप में। लेकिन अगर स्टेट के हिसाब से पूछा जाए तो आपका जो है सिक्किम ही रहेगा, उसमें फिर जो है नहीं रहेगा। अगर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दोनों के बारे में पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप रहेगा। तो ये चीज़ आप ऊपर नोट कर लेना जरूर कि हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट / यूनियन टेरिटरी यूपी, लोएस्ट पॉपुलस स्टेट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। इसी तरह से एरिया के साथ देखिए, लार्जेस्ट स्टेट यूटी कौन सी है? राजस्थान। कोई भी यूनियन टेरिटरी इतनी बड़ी नहीं है कि जो मतलब हम कहें कि भाई है ना, तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। और स्मॉलेस्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कौन सी है? वो भी लक्षद्वीप है, तो क्योंकि 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है सिर्फ, तो वो है। उसके बाद भी चंडीगढ़ है, तो उसमें जो है गोवा का नंबर बाद में आएगा।
ठीक है ना। तो अगर स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो लोएस्ट गोवा है। तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा मैंने किस तरह से बताया, अलग अलग भी बता दिया आपको और इकट्ठा भी बता दिया। तो आप इकट्ठा भी अलग से लिख लेना ऊपर, ठीक है। और बस आगे चलते हैं। ये कुछ फैक्ट्स थे, इसको आप याद कर लेना। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये एग्ज़ाम में ही पूछा जाएगा आपसे। कई बार होता है कि आप जो प्रैक्टिकल का वाइवा देने जाते हैं तो वाइवा में भी कई बार जो टीचर होता है वो आपसे प्रैक्टिकल के और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो ये आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। तो डेंसिटी क्या होती है कि भाई एक कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रह रहे हैं पर यूनिट एरिया में। पर यूनिट एरिया हम कोई भी ले सकते हैं, किलोमीटर है ना, हेक्टेयर, कुछ भी ले सकते हैं। किसी एक एरिया में कितने पॉपुलेशन रह रही है। तो अगर इसका सीधा सा अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो डेंसिटी का जो अर्थमेटिक सीधा सा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। देखो ये रहा पॉपुलेशन डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ पीपल अपॉन टोटल लैंड एरिया। तो पॉपुलेशन अपॉन एरिया क्या होता है, सीधी सी बात है, वो हमारी डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की, कि टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। तो वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा। इससे हम पता चल जाएगा कि इतने पर यूनिट एरिया पर कितनी पॉपुलेशन रह रही है। तो ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। इट हेल्प्स इन गेटिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू लैंड। तो ये हमारे को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देती है कि किसी लैंड के रिलेशन में कितनी पॉपुलेशन मतलब है, एक लैंड पर मतलब एक एरिया के ऊपर, एक पर यूनिट लैंड के ऊपर कितनी पॉपुलेशन रह रही है। तो ये हमारे को एक अच्छा आइडिया देती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग देती है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज़ 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत की जो डेंसिटी वो कितनी है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर भारत में 382 लोग रहते हैं। तो बहुत अच्छी डेंसिटी है भारत की। अब बात करते हैं स्पेशल वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। अब इस डेंसिटी में भी वेरिएशन पाया जाता है। जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन था, तो अब इस तरह से डेंसिटी में वेरिएशन पाया जाता है। तो वो आपसे पूछा जा सकता है, विद एग्जांपल आप बताओगे इसके अंदर। तो स्पेशल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन कंट्री रेंजेस फ्रॉम एज लो एज 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश टू 11,297 पर्सन इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो देखो जो अगर हम लोएस्ट की बात करें तो 17 व्यक्ति जो हैं अरुणाचल प्रदेश में पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं, जबकि अगर हाईएस्ट की बात करें तो दिल्ली में 11,297 पर्सन तो जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। तो हाईएस्ट डेंसिटी दिल्ली की है, लोएस्ट डेंसिटी जो 17 है वो अरुणाचल प्रदेश की है। देखिए अब यहाँ पर भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये भी किसके उसमें है, ये सिर्फ स्टेट की अगर हम बात करें, क्योंकि अब लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया। तो सबसे लोएस्ट डेंसिटी लद्दाख की है जो कि 2.8 स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर है। देखो अब ऊपर मैंने इसमें डाटा में दे रखा है, लोएस्ट डेंसिटी स्टेट एंड यूटीज़ दोनों में अगर हम बात करें तो लद्दाख है। अब वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नहीं है, पहले अरुणाचल प्रदेश था, लेकिन लद्दाख जब से यूनियन टेरिटरी बन गया तो अब नंबर 1 लोएस्ट में लद्दाख आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको वहाँ पर थोड़ा सा समझदार होकर बैठना होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ऑप्शन देख के ही आप उसको मार्क करोगे। ऐसे नहीं कि आप वहाँ पे लद्दाख हो ही ना, तो वो सीधी सी बात है ऑब्वियसली कि अगर लद्दाख नहीं तो अरुणाचल प्रदेश होगा। तो आप इतना तो देख ही सकते हो। अगर हम सिर्फ स्टेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो है 17 डेंसिटी है। तो ये भी याद रखना कि इसका डाटा भी पूछ सकता है, लोएस्ट अरुणाचल प्रदेश में कितनी डेंसिटी है। तो 17 पर स्क्वायर किलोमीटर है, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और हाईएस्ट डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो दिल्ली की ही रहेगी, 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर स्टेट की हम बात करें, अगर स्टेट में सिर्फ बात करें तो वो हो जाएगा बिहार। यहाँ पे स्टेट और यूटी की बात हुई थी। देखो अगर ऑप्शन मिलेगा कि हाईएस्ट डेंसिटी किस में पाई जाती है, ना आपको स्टेट दिया ना यूटी दिया, और ऑप्शन में मिलेगा आपको बिहार, दिल्ली, तो अब वहाँ पर आप दिल्ली लगाओगे, तब आप वहाँ पे बिहार नहीं लगाओगे। लेकिन अगर सिर्फ पूछ ले कि सिर्फ कौन सा स्टेट है तो बिहार है, कौन सा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है तो फिर वो दिल्ली रहेगा। तो ये थोड़ा सा है, आप इसको बस ध्यान रखिएगा। आप ये डेटास जो हैं 1-2 बार अगर आप पढ़ लोगे, देखो शुरू एक ही दिन में याद नहीं हो जाएंगे, 1-2 बार आप पढ़ लोगे तो सब याद हो जाएगा आपको। 1-2 बार आप इसको देख लोगे तो ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, केरला, तमिलनाडु आर द हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट। तो ये भारत की ऐसी स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है, जिसमें बिहार नंबर 1 पर है,
और वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पर है, 1029 है वहाँ पर, यूपी 828 है, केरला है, तमिलनाडु है। तो यहाँ पर जो है डेंसिटी क्या है, वो हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है भारत की। अगर हम बात करें स्टेट लाइक असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, तो यहाँ पर एक मॉडरेट डेंसिटी पाई जाती है इन स्टेट्स में। इसके बाद हम बात करते हैं द हिल स्टेट्स ऑफ हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग असम हैव रिलेटिवली लो डेंसिटी। तो जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी हिली स्टेट्स हैं, देखो वैसे ही आपको पता है कि वहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है पहाड़ी इलाकों में, तो हिल स्टेट्स जितनी भी है, नॉर्थ ईस्टर्न जो इलाका है वो भी इसी तरह से थोड़ा पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन क्या होती है, वो बहुत कम होती है, और इसीलिए वहाँ की डेंसिटी क्या है, कम है। लेकिन असम एक उसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें, अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी अगर सिर्फ असम को हटा दें, तो वहाँ पर जो है डेंसिटी बहुत कम रह जाती है, क्योंकि असम की डेंसिटी अच्छी है। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी एक्सक्लूडिंग लद्दाख एंड अंडमान निकोबार, आपकी बुक में अंडमान निकोबार ही दिया होगा, तो यहाँ पर लद्दाख को भी हटा दीजिए, क्योंकि लद्दाख में भी बहुत कम डेंसिटी पाई जाती है। तो एक्सक्लूडिंग लद्दाख एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैव वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर हाईएस्ट जो है मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। ठीक है, जैसे अब देखो, अब चंडीगढ़ है, यहाँ पे हज़ारों में है, 9,000 के आसपास चंडीगढ़ में है, 11,000 आपने देख ही लिया दिल्ली में है, तो डेंसिटी वहाँ पर बहुत हाई पाई जाती है। अब बात करते हैं डेंसिटी के कुछ और मेजर्स की। देखो डेंसिटी के पहला आपने जो मेज़र देखा था, अर्थमेटिक मेज़र जो मैंने आपको बताया था, ये रहा अर्थमेटिक पॉपुलेशन डेंसिटी का जो सिंपल जो जनरल फॉर्मूला जो यूज़ किया था आमतौर पर, कि टोटल नंबर ऑफ पीपल अपॉन टोटल लैंड एरिया, तो वो हो गया सीधा सा एरिया के ऊपर कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड एग्रीकल्चर डेंसिटी। अब फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है कि किसी एक, देखो ये जो दोनों डेंसिटी है ना, ये उन एरियाज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर एग्रीकल्चर और लैंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वहाँ पर इस डेंसिटी का यूज़ किया जाता है। जैसे इंडिया में भी भारत का बहुत सारा इलाका जो है ना, तो वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है, नेट कल्टिवेटेड एरिया अपॉन टोटल एरिया। तो मतलब नेट कल्टिवेटेड एरिया पर कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है, मतलब जितना भी कल्टिवेटेड एरिया है, इसमें बिना जो कल्टिवेटेड एरिया उसको निकाल दिया, जहाँ पर फैक्ट्री है, जहाँ पर दूसरी चीज़ें हैं, है ना, वो उनको निकाल दिया, सिर्फ कल्टिवेटेड एरिया जहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर किया जाता है, उस एरिया के ऊपर कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो वो तो होगी हमारी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अब बात करें एग्रीकल्चर डेंसिटी की, तो एग्रीकल्चर डेंसिटी में भी नेट कल्टिवेटेड एरिया ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर पॉपुलेशन कौन सी है, वहाँ पर टोटल पॉपुलेशन थी, यहाँ पर टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन आ गई। यानी कि जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है वो पॉपुलेशन, और बटे जो उसके बाय में क्या रहेगा कि नेट कल्टीवेटेड एरिया रहेगा। अब उसमें एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में किसको काउंट करेंगे, जितने भी कल्टीवेटर हैं, किसान हैं हमारे, वो सब आ जाएंगे, और जितने भी एग्रीकल्चर लेबरर हैं, जो मजदूर हैं और उनकी फैमिली के मेंबर हैं, वो सब भी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में आ जाएंगे। तो ये सारा क्या रहेगा, एग्रीकल्चर डेंसिटी रहेगा। तो ये दो मेजर और हैं, ये आपसे पूछ सकता है, किसी भी वे में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में, तो आप ध्यान रखना, आएगा तो एमसीक्यूज में ही आएगा, है ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम एक बॉक्स दिया आपका, कि मतलब ये है कि एक किसी देश की अगर हम एनुअल ग्रोथ देखें, उसके हिसाब से उसकी पॉपुलेशन कितने सालों में डबल हो जाएगी, तो वो होती है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज़ द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ, अपने आप वो डबल हो जाएगी, जैसे 100 है तो 200 हो जाएगी, और वो कितने टाइम में होगी, एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब आज जो उसकी ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से वो कितने टाइम में डबल हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। आगे देखते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो देखिए ये चैप्टर थोड़े से बड़े हैं, तो इसमें समझने का ज़्यादा, तो ये थोड़ी वीडियोस बड़ी बनेंगी, क्योंकि ऐसे तो फिर ये 3 पार्ट्स में भी पूरा नहीं होगा, तो थोड़ा सा इसको हमको बड़ा बनाना पड़ेगा वीडियोस को। तो चलो देखते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। देखो ये हम पढ़ चुके हैं, हमने पहले भी पढ़ लिया पॉपुलेशन चेंज, किसी भी एक मतलब एरिया में और किसी भी टाइम पीरियड के बीच में कितना पॉपुलेशन चेंज हुआ, उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। ये चेंज आपको पता था, मैंने बताया था कि किसी एरिया की पॉपुलेशन 100 है तो वो 120 हो गई, और हो सकता है 80 भी हो जाए, तो वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है।
This change may be positive as well as negative. It can be expressed either in terms of absolute number or in terms of percentage. तो इसको हम एब्सोल्यूट नंबर में भी दिखा सकते हैं कि 100 से 120 हुई तो कितना बड़ी, टोटल एब्सोल्यूट नंबर 20 है ना। और अगर हम बात करें परसेंटेज में तो 20% बड़ी, ठीक है ना। तो परसेंटेज भी यहाँ पे 20 रहेगा और एब्सोल्यूट नंबर भी 20 ही है यहाँ पर। अगर हम और किसी केस में रहेंगे तो हम उसकी परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। जितना बढ़ेगा उसके नीचे जितने से बढ़ेगा इनटू में 100, तो इस तरह से परसेंटेज आ जाता है। तो आगे हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो कंपोनेंट की बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ के, तो आपने पहले पढ़े थे कंपोनेंट 3, आपने वहाँ पे पढ़ा था क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट और माइग्रेशन, ये 3 आपने पढ़े हैं। देखो यहाँ पर भी वही 3 ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर भी। यहाँ पर बस उसको थोड़ा सा और ब्रॉडली क्लासीफाई कर दिया। यहाँ पर देखो 2 फैक्टर दे दिए, 2 कंपोनेंट दे दिए, एक नेचुरल ग्रोथ और दूसरा इंड्यूस्ड। देखो नेचुरल का मतलब है कि जो प्रैक्टिकली हो रहा है, जिसके किसी एक्सटर्नल फैक्टर का कोई रोल नहीं है, तो वो होता है नेचुरल ग्रोथ। और इंड्यूस्ड जो होता है जिसके किसी एक्सटर्नल फैक्टर का यूज़ होता है, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि माइग्रेशन हो गया। देखो अब इन नेचुरल ग्रोथ में क्या आएगा, इसमें वही आएगा क्रूड बर्थ और क्रूड डेथ रेट। तो ये क्या है, नेचुरल मतलब नेचुरली हो रही है, बर्थ और डेथ के हिसाब से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल ग्रोथ बोलेंगे हम। लेकिन अगर उसमें इंड्यूस्ड यानी कि अगर कोई पॉपुलेशन बाहर से आ रही है, यहाँ से कोई पॉपुलेशन जा रही है, तो वो पॉपुलेशन बाहरी लोग कर रहे हैं, वो आना जाना बाहरी लोग कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, इंड्यूस्ड होगी, है ना। तो इस तरह से हम उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। इंड्यूस्ड कंपोनेंट आर एक्सप्लेन्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द पीपल इन एनी रीजन। तो इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट जो हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। तो ये 2 कंपोनेंट इन्होंने बताए हैं, ब्रॉडली क्लासीफाई कर दिया इसको। उसको फिर हम बाद में वही क्रूड बर्थ रेट क्या था, BI/P इंटू में 1000। BI मीन्स कि जो एक्चुअल लाइव बर्थ हुए हैं उस मिड ईयर पॉपुलेशन, एक अगर हम एक साल में एक किसी स्थान के एक ईयर में जो लाइव बर्थ हुए हैं तो वो हो जाएगा BI/P क्या होगी, उसी स्थान की टोटल पॉपुलेशन क्या है वो उस साल की पॉपुलेशन आ जाएगी इंटू में 1000। तो वो था हमारा क्रूड बर्थ रेट। इसी तरह से क्रूड डेथ रेट भी हमने निकाला था, तो उस साल में कितनी डेथ हुई, उस साल की कितनी पॉपुलेशन थी, तो D/P इंटू में 1000, तो उसको हम पर 1000 पे निकाल दिया था। तो इसी तरह से हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर क्वेश्चन आएगा किसी तरह से तो आप अगर अब अच्छा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरह से ही बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप ध्यान रखिएगा, वो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में था। अब बात करते हैं आगे, कुछ डाटा है डेकेडल ग्रोथ रेट जो होती है। देखो हर 10 सालों के बाद जो 10 सालों में जो वृद्धि होती है उसको हम बोलते हैं डेकेडल ग्रोथ रेट। अब वो कितनी है, 17.70। अब आपकी बुक में 17.64 भी दिया है। देखो डाटा क्या होता है, जैसे अब भी जो सेंसस होगा, अब 2020 में क्या होगा, अब सेंसस की जो जनगणना है वो शुरू हो जानी चाहिए इस टाइम तक, लेकिन अभी देखो हो सकता है पेंडेमिक चल रहा है तो क्या पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब शुरू हो जाना चाहिए था। और 2021 में जो डाटा निकल कर आते हैं, जो हमारा जो 21 का जो सेंसस के जो डाटा आते हैं अप्रैल तक, तो वो क्या होते हैं, वो प्रोविजनल डाटा होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 17.64 था, लेकिन 2-3 साल बाद यानी कि 2024 के आसपास क्या आएगा, फाइनल डाटा आएगा, तो उसमें 17.7 आई थी जो हमारी डेकेडल ग्रोथ रेट है। तो आप वो देख लेना, एक ही बात है, 17.6 को हम 17.7 भी लिख सकते हैं, तो बात एक ही है, कोई इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो डेकेडल ग्रोथ रेट आपकी क्या होगी, 17.7। एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, 1.64, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अब डेकेडल ग्रोथ निकालते कैसे, मैंने आपको शायद उस टाइम पे भी बताया था जब हम पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या होता है, जैसे 2 टाइम की पॉपुलेशन होती है, जैसे मान लीजिए 2001 और 2011 ये सेंसस है, तो 2011 की जो पॉपुलेशन इस टाइम पे जो पॉपुलेशन है उसकी पॉपुलेशन माइनस 2001 की पॉपुलेशन, तो P2 क्या होगा 2011 माइनस P1 क्या होगा 2001 की पॉपुलेशन अपॉन P1 2001 की पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देंगे इनटू 100, तो वो हो जाएगा हमारा डेकेडल ग्रोथ रेट। तो P1 क्या है, पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर, जिस बेस ईयर कौन सा है, जैसे अब 2021 की जो सेंसस होगा तो बेस ईयर कौन सा हो जाएगा, 2011 हो जाएगा। तो 2021 की पॉपुलेशन माइनस 2011 की पॉपुलेशन अपॉन 2011 की पॉपुलेशन इनटू में 100, तो ये क्या आ जाएगी, हमारी डेकेडल ग्रोथ रेट आ जाएगी। तो वो आप इजीली निकाल सकते हो। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ के 4 फेजेस हैं। फर्स्ट है हमारा स्टेगनेंट और स्टेशनरी पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया, तो शायद इसी को आज यहीं कर लेते हैं, इसके बाद का जो अगली वीडियो में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।